नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड एट वन एंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर के बारे में और कैंटिलीवर बीम सपोर्ट कैसे करता है एक एंड पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे रोड ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। इसमें क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली एट वन एंड। अगर हम कंपेयर करें उसकी लेंथ से जो फिक्स्ड है एक एंड से और दूसरी साइड से उसको लोड किया गया है, दैट टर्म इज कॉल्ड कैंटिलीवर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ रोड ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, अ रोड ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन as compared to its length, as compared to its length, fixed horizontally at one end, fixed horizontally at one end, and loaded at the other, is called cantilever, तो इसमें हमने क्या बोला कि हमने एक रोड ली जो बिल्कुल क्या उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अगर हम कंपेयर करें उसकी लेंथ से, उसको हमने फिक्स्ड किया गया है, एक एंड से उसको फिक्स्ड किया गया हॉरिजॉन्टली और दूसरी साइड से उसको लोड दिया गया है, दैट टर्म इज कॉल्ड कैंटिलीवर। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें है एक ए पोजीशन, इसमें ए और बी दो पोजीशंस हमने ली हैं। और इस पे हमने फोर्स अप्लाई की है। ये हमारा है पॉइंट बी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इसमें हमने क्या है फोर्स अप्लाई की और ये पॉइंट हमारा बी है और इसने डिस्प्लेस किया इतना डिस्टेंस, उसको हमने डिनोट किया है y से। बी से जो यहाँ इसकी पोजीशन आई है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना था y। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेट ए बी सच ए कैंटिलीवर फिक्स्ड एट ए विद ए रिजिड सपोर्ट। ए बी एक ऐसा कैंटिलीवर है जिसमें हमने ए को तो सपोर्ट दिया हुआ है और बी पे क्या है लोड दिया हुआ है विद मास m एट बी। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट ए बी बी सच अ कैंटिलीवर, लेट ए बी बी सच अ कैंटिलीवर, ए बी बी सच अ कैंटिलीवर। ए बी एक ऐसा कैंटिलीवर है जिसमें हमने क्या है ए से तो फिक्स्ड किया हुआ है, ए से इसको सपोर्ट दिया हो फिक्स्ड एट ए विद रिजिड सपोर्ट, फिक्स्ड एट ए विद अ रिजिड सपोर्ट, and loaded at the other, with mass m at b, इसमें हमने डिस्कस किया कि ए भी एक ऐसा कैंटिलीवर फिक्स्ड किया गया है जिसमें ए को तो क्या है रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड किया गया है और बी के ऊपर क्या है लोड दिया गया है हैविंग मास m। जब उसका मास कितना था m, अगर उस मास को हम पुल करें या रिलीज करें, पुल करके खींच के फिर छोड़ दें तो कैंटिलीवर क्या है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा।
सो इसमें हम डिस्कस करेंगे इफ द मास इज पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड इट, इफ द मास इज पुल्ड डाउन is if the mass is pulled down and released it then the cantilever starts vibrating, then the तो कैंटिलीवर क्या है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. द कैंटिलीवर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो कैंटिलीवर क्या है, वाइब्रेट करेगा. तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे एज अ रिस्टोरिंग फोर्स F which tries to bring the cantilever in its original position, रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम F अप्लाई करेंगे तो कैंटिलीवर क्या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जितना उसने क्या है डिस्प्लेस किया था. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसके डिस्प्लेसमेंट के. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एज द रिस्टोरिंग फोर्स F, as the restoring force F, as the restoring force F which tries to bring the cantilever in its original position is directly proportional to its displacement, तो इसमें क्या होगा, अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स इस पे F अप्लाई करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स यही होती है कि अगर हम उस पे फोर्स लगाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए. तो कैंटिलीवर अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के. जितना उसने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो वापस फिर वो अपनी वही ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. If the beam is displaced through a distance y, अगर उस बीम ने डिस्प्लेस किया है कितना, डिस्टेंस y, तो रिस्टोरिंग फोर्स F कितनी होगी उस केस में. If the beam is displaced through a distance y, then the restoring force F is equal to तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी, अगर बीम ने डिस्प्लेस किया डिस्टेंस s अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अगर वो डिस्प्लेस हुआ और उसके बीच का डिस्टेंस था y और रिस्टोरिंग फोर्स F उस पे अप्लाई हो रही थी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F is equal to minus of ky. This is our first equation. F is equal to minus of ky where k is proportionality constant. और नेक्स्ट अगर हम बोलें यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रिस्टोरिंग फोर्स क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जितना उसने डिस्प्लेस किया है. So negative sign here indicates that restoring force is acted opposite to the direction of displacement. So our first equation is F is equal to minus of ky.
equation where k is our constant term. Here negative sign here indicates that negative sign here indicates that restoring force F is always directed opposite to restoring force F is always directed opposite to the direction of displacement is always directed opposite to the direction of displacement तो इसमें नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स के उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जितना उसने अपनी पोजीशन से क्या किया है डिस्प्लेस किया है सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ force is directly proportional to mass into acceleration. This is equation second. So equating equation first and second we get, so अगर हम compare करेंगे equation first and second we get, comparing equation first and second ma is equal to minus of k by a by y is equal to minus of k by m. Acceleration by displacement is equal to k by m which is equal to magnitude. So इसको हम क्या लिख सकते हैं displacement acceleration by displacement is equal to acceleration by displacement is equal to k by in magnitude. मैग्नीट्यूड में वैल्यू हमारी नेगेटिव क्या हो जाती है पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड. So acceleration by displacement is equal to k by y where a is acceleration and y here is displacement कि उसने अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है. अब हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ द कैंटिलीवर इज equal to 2 pi under root m by k. So time period, the value of time period will be equal to so our equation become a by y is equal to k by m where a is acceleration and y is displacement. So acceleration by displacement is equal to k by m in magnitude so as we know the time period of the cantilever is is equal to 2 pi under root m by k the formula of time period will be equal to 2 pi under root m by k if the beam is displaced by placing a mass m.
इक्वल होगी। अगर बीम ने डिस्प्लेस किया, इफ द बीम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए मास m बाय प्लेसिंग ए मास m, if a beam is displaced by placing a mass m by placing a mass m, then the restoring force will be equal to the weight of the body will be equal to the तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगी, उसके वेट के इक्वल होगी, इज द वेट ऑफ द मास। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें हम डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स अगर उसके वेट के इक्वल हो जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ये हमने ए पॉइंट क्या है फिक्स्ड किया हुआ है विद रिजिड सपोर्ट, और दूसरे पे हमने क्या लगाई है, उसका वेट दिया हुआ है उस पे mg। ये क्या है हमारा ए पॉइंट, और ए पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है mg, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू l। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर बीम ने डिस्प्लेस्ड किया है प्लेसिंग ए मास m, देन द फॉर्मूला विल बी kl इज इक्वल टू mg, kl is equal to mg, so m by k is equal to l by g। So as we know the time period, formula of time period will be 2 pi under root m by k, and the value of m by k will be equal to l by g। The value of m by k is equal to l by g। Put this value in equation star, we get, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड t will be equal to 2 pi under root l by g। So this is our solution। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under root l by g। तो ये हमारा कंसेप्ट था कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड एट one end। So now we will discuss about vibrations। अब हम डिस्कस करेंगे फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस वाइब्रेशंस के बारे में। So वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशंस के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फ्री वाइब्रेशंस, आफ्टर दैट फोर्स वाइब्रेशंस, एंड आफ्टर दैट we will discuss about third one, that is resonance vibrations। So now we will discuss about free vibrations। फ्री वाइब्रेशंस में हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होगा कि वापस वो अपनी क्या है ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, जितनी उसकी बॉडी डिस्प्लेस होगी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन।
तो इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वाइब्रेशंस आर एक्साइटेड इन अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन हम डिराइव करेंगे। व्हेन वाइब्रेशंस आर एक्साइटेड इन अ बॉडी, व्हेन वाइब्रेशंस आर excited in a body, and the body is, और वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, डिस्प्लेस होकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, एंड द बॉडी इज लेफ्ट टू इटसेल्फ आफ्टर रिमूविंग द एक्साइटिंग फोर्स, एंड द बॉडी इज left to itself after removing the exciting force, when vibrations are excited in a body, जब बॉडी में वाइब्रेशंस होंगे और वो बॉडी क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी जितना उसने डिस्प्लेस किया है। अगर हम एग्जांपल लें पेंडुलम का, तो पेंडुलम क्या है, मूव करता है, मूव होने के बाद वो वापस अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, ये मूव करेगा अपनी और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, फ्रीली मूव करेगा विदाउट एनी एक्साइटिंग फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, फ्रीली ये वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। दैट टर्म इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस, एंड द बॉडी कंटिन्यू टू ऑसिलेट विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस, एंड द बॉडी इज, and the body continue to, and the body continues to oscillate with its own natural frequency, with its own frequency. That vibrations is called free vibrations. इसको हम बोलते हैं that oscillations is also called natural frequency. ये frequency को हम natural frequency भी बोलते हैं. Such oscillations are known as free or natural vibrations of the body. Such oscillations are also called free vibrations or natural frequency of the body. इसको हम फ्री वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, और ये क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल होती है, क्योंकि वापस ओसिलेट होके फ्रीली ये वाइब्रेट करता है और वापस ओसिलेट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मीन पोजीशन पर आ जाएगा. दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी. Second one, we will discuss about forced vibrations. Forced vibrations. इसमें हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल इसमें भी हम ले सकते हैं पेंडुलम का, बट इसमें अगर हम चाहें कि पेंडुलम क्या है कंटिन्यूली ओसिलेट करता रहे, अपनी पोजीशन पर रुके ना और लगातार ओसिलेट होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये लगातार ओसिलेट करता रहे बिना रुके. सो उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस. ये क्या है, इसमें तो इसमें हमने बोला था फ्री वाइब्रेशंस को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, बट इन फोर्स्ड वाइब्रेशंस इट इज नॉट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज मेंटेन्ड इन ए स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस, व्हेन अ बॉडी is maintained in a state of vibrations,
frequency other than natural frequency when a body is maintained in a state of vibrations by an external force of frequency other than natural frequency of the body, that vibration is called forced vibrations. Frequency of the body, that vibrations is called forced vibrations. इसमें भी हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम में अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें हम एग्जांपल लेंगे पेंडुलम का कि अगर फ्री वाइब्रेशन में तो होता था कि ये अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट होकर वापस मीन पोजीशन पर आ जाता था, बट फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव करे, कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करे बिना रुके, तो इस पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो लगातार ऑसिलेट करता रहेगा, तो वो वाइब्रेशन को हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो थर्ड